ये हमारे पास लेक्चर 12th है रेलवे इंजीनियरिंग का। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्रिज टर्मिनोलॉजीज पार्ट सेकंड। तो फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड क्या होता है? इट इज़ सेम एज डायनेमिक ऑगमेंट। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी एक टर्म डायनेमिक ऑगमेंट। डायनेमिक ऑगमेंट का मतलब था कि लाइव लोड का इफेक्ट जो है उसके डायनेमिक नेचर की वजह से स्टैटिक लोड से ज़्यादा होता है, तो डैट वाज नोन एज डायनेमिक ऑगमेंट। तो इम्पैक्ट लोड भी सेम है एज डायनेमिक ऑगमेंट। सेकेंड टर्म इसमें आ जाती है IRS। तो IRS स्टैंड्स फॉर इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड। थर्ड है IRC कोड। इट इज़ द कोड इशूड बाय इंडियन रोड कांग्रेस फॉर रोड ब्रिज। तो इंडियन रोड कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंडियन रोड कांग्रेस ने रोड ब्रिज के लिए जो भी कोड्स इशू किए हैं डैट आर नोन एज IRC कोड्स। फोर्थ टर्म इसमें आ जाती है इंपॉर्टेंट ब्रिज। दोज ब्रिजेस हैविंग लीनियर वाटरवे ऑफ 300 मीटर और मोर और टोटल वाटरवे ऑफ 1000 स्क्वायर मीटर और मोर आर क्लासिफाइड चीफ इंजीनियर्स एज इंपॉर्टेंट ब्रिज। सो इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हम उन ब्रिजेस को कहते हैं जिनकी लेंथ जो होगी अप्रोक्सीमेट 300 मीटर होगी या उससे ज़्यादा होगी, या जिनका जो टोटल वाटरवे होगा 1000 स्क्वायर मीटर या 1000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होगा, तो उनको हम इंपॉर्टेंट ब्रिजेस में कंसिडर करते हैं, क्योंकि लेंथ इनकी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से डेट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट ब्रिजेस। सो नेक्स्ट टर्म इसमें जाती है हमारे पास जैकेटिंग। सो जैकेटिंग मीन्स इट इज़ अ स्ट्रेंथनिंग वर्क where pier or abutment is jacketed by adding extra width ensuring proper fixing arrangement with the original structure. So jacketing means जब हम ब्रिज पायर या abutment को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ या एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उसकी विड्थ को इंक्रीज करके प्रॉपर अरेंजमेंट प्रोवाइड करके विद द ओरिजिनल स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज जैकेटिंग। सो नेक्स्ट टर्म इसमें जाती है हमारे पास लेसिस फार्मूला। लेसिस फार्मूला क्या होता है? वेरियस फार्मूलाज ड्राइव्ड बाय लेसी विच आर यूज्ड इन कैलकुलेशंस ऑफ वाटरवे, सोल डेप्थ, स्लोप ऑफ द वाटर कैरिंग बॉडी एटसेट्रा। ये साइंटिस्ट एक था लेसी जिसने ये फार्मूलाज दिए थे जिनको हम यूज़ करते हैं वाटरवे को कैलकुलेट करने के लिए, स्कोर डेप्थ को कैलकुलेट करने के लिए, स्लोप ऑफ वाटरवे को कैलकुलेट करने के लिए। सो नेक्स्ट इसमें जाती है हमारे पास लॉन्चिंग एप्रोन। तो लॉन्चिंग एप्रोन क्या होता है? इट इज़ एन अरेंजमेंट फॉर ऑटोमेटिक लॉन्चिंग ड्यूरिंग सीवर फ्लड टू प्रोटेक्ट द मेन स्ट्रक्चर लाइक गाइड बॉन्ड्स एटसेट्रा। इट कंसिस्ट ऑफ बोल्डर्स प्रॉपरली प्रोवाइडेड इन द रिवर बेड। ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है फॉर ऑटोमेटिक लॉन्चिंग जो गाइड बैंड्स को फ्लड के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। ये जनरली बोल्डर्स का बना हुआ होता है। हम क्या करते हैं, बोल्डर्स की एक लेयर जो है रिवर बेड में प्रोवाइड कर देते हैं, और उनका फंक्शन ये है कि वो गाइड बैंड्स को या मेन जो भी मेन स्ट्रक्चर्स हम रिवर में कंस्ट्रक्ट करते हैं उनको प्रोटेक्ट करना ड्यूरिंग फ्लड। नेक्स्ट टर्म इसमें जाती है हमारे पास लॉन्चिंग ऑफ गर्डर। तो लॉन्चिंग ऑफ गर्डर मीन्स इट ब्रॉडली रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ गर्डर एट द अप्रोप्रिएट प्लेस बाय सुटेबल स्कीम। तो गर्डर को एक अप्रोप्रिएट प्लेस पे सुटेबल स्कीम से प्लेस करना डैट इज नोन एज लॉन्चिंग ऑफ गर्डर। फोर्थ टर्म इसमें जाती है हमारे पास लीनियर वाटरवे। इट रेफर्स टू द विड्थ ऑफ रिवर नेचुरली अवेलेबल आर रिक्वायर्ड इन नॉर्मल कंडीशन। लीनियर वाटरवे सिंपली मीन्स विड्थ ऑफ रिवर whether it's naturally available or required in normal condition. Live load का मतलब होता है it is that maximum temporary load which may occur on the structure। तो स्ट्रक्चर पे कितना लोड अकर हो सकता है that is known as live load। टर्म 6 इसमें जाती है हमारे पास लोडिंग स्टैंडर्ड्स। लोडिंग स्टैंडर्ड्स हैज़ बीन स्टैंडर्डाइज्ड इनटू वेरियस टाइप्स विच आर नोन एज लोडिंग स्टैंडर्ड्स। अब लोडिंग स्टैंडर्ड्स जो है वेरियस टाइप्स में स्टैंडर्डाइज किए गए हैं। फॉर एग्जांपल BGML, RBG, MBG 25T इन रेलवेज, क्लास A 70R लोडिंग फॉर हाईवे। तो ये अलग अलग लोड जो है कैटेगराइज किए गए हैं फॉर रेलवेज़ के लिए, हाईवेज़ के लिए। तो इन्हीं लोडिंग कंडीशन के बेस पे हम ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जिस हिसाब से लोड लगना होगा उसी टाइप से हम क्या करते हैं, मटेरियल यूज़ करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ रेलवेज़ एंड हाईवेज़। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेलवे के केस में लोडिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं और हाईवे के केस में लोडिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं। सेवंथ टर्म इसमें जाती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेज। ये तो कॉमन सी टर्म है। द फोर्सेज विच एक्ट इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग फोर्स, एक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन एटसेट्रा आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेज। तो जो भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक्ट करती है फोर्सेज उनको हम लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेज कहेंगे। एट्थ टर्म इसमें जाती है हमारे पास लूज रिविट। इन रिविटेड कनेक्शन समटाइम्स रिविट्स बिकम लूज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। स्कैटर्ड लूज रिविट्स आर नॉट ए मैटर्स ऑफ कंसर्न बट लूज रिविट्स इन क्लोज विकिनिटी आर ए मैटर ऑफ कंसर्न एंड एरिया टू बी प्लेस्ड बाई साउंड रिविट्स। तो जब भी रिविट जो है लूज हो जाते हैं, अब वो लूज किसकी वजह से होते हैं? कंटिन्यूस लोड के एक्शन की वजह से, वेयर एंड टियर की वजह से, तो डैट इज नोन एज लूज रिविट। लूज रिविट जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम काज करते हैं। अगर हम स्पेशली बात करेंगे ट्रस ब्रिज की बात करेंगे, सस्पेंशन ब्रिज की बात करेंगे, जिन भी ब्रिजेस में रिविटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा होता है तो उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम काज होती है लूज रिविट की वजह से। नाइन्थ टर्म इसमें जाती है हमारे पास लॉस ऑफ कैम्बर। व्हेन मेजर्ड कैम्बर इज लेस देन द डिजाइंड कैम्बर देन इट इज़ सेड टू बी अ लॉस ऑफ कैम्बर। तो जितना हमें कैम्बर चाहिए, कैम्बर हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया, तो जितना हमें कैम्बर चाहिए जब हम उसको मेजर करेंगे अगर वो उससे कम निकला इट इज़ टर्म्ड एज लॉस ऑफ कैम्बर। कैम्बर इज़ टू बी मेजर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू नो द बिहेवियर ऑफ गर्डर एंड टू इंश्योर सेफ्टी। कैम्बर को हमें टाइम टू टाइम मेजर करना चाहिए, उससे हमें बिहेवियर ऑफ गर्डर पता चलता है और उससे हमें ये भी पता चलता है कि हमें सेफ्टी कितनी यहाँ से मिल रही है।
टर्म 10th इसमें जाती है हमारे पास LWL, इट स्टैंड्स फॉर लो वाटर लेवल, इट इज़ द हाईएस्ट वाटर लेवल अवेलेबल इन द रिवर ड्यूरिंग द ड्राई वेदर आर लीन पीरियड। तो ड्राई वेदर के केस में हाईएस्ट वाटर लेवल रिवर में कितना अवेलेबल है, डेट इज नोन एज लो वाटर लेवल। नेक्स्ट टर्म इसमें जाती है हमारे पास मेजर ब्रिज, दोज ब्रिजेस विच आर having either linear waterway of 18 meter or more or having clear opening of 12 meter or more in any of the spans are known as major bridges। तो मेजर ब्रिजेस हम उनको कहेंगे जिनकी linear waterway की जो लेंथ होगी वो 18 मीटर या उससे ज़्यादा होगी, और सिंपली वी कैन से डेट जिनका स्पैन जो है 12 मीटर या 12 मीटर से ज़्यादा होगा, तो उनको हम मेजर ब्रिजेस में कंसिडर करेंगे। सेकंड टर्म इसमें जाती है हमारे पास मार्जिनल बर्न्स, ये टर्म भी हमने डिस्कस की हुई है इरिगेशन इंजीनियरिंग में। द बर्न्स विच आर प्रोवाइडेड टू कंटेन स्प्रेड ऑफ वाटर इन मोर एंड मोर एरिया, नॉर्मली इट इज़ प्रोवाइडेड अवे फ्रॉम द एक्टिव एरिया ऑफ द रिवर। प्लान एरियाज़ में क्या होता है कि रिवर की विड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस विड्थ को हम रिड्यूस करने के लिए हम मार्जिनल बर्न्स प्रोवाइड करते हैं, और इनका फंक्शन ये होता है कि एडजाइनिंग एरियाज़ जो है ड्यूरिंग फ्लड में सबमर्ज ना हो जाएं। टर्म थर्ड इसमें जाती है हमारे पास मेंडरिंग रिवर, तो मेंडरिंग रिवर का मतलब होता है कि जब भी रिवर जो है जिगजैग डायरेक्शन में फ्लो करता है, डेट इज़ नोन एज मेंडरिंग रिवर। ये टर्म भी हमने इरिगेशन में डिस्कस की हुई है। इन कर्व्ड रीचेज समटाइम्स रिवर गोज ऑन अडॉप्टिंग शार्पर एंड शार्पर कर्व्स, सच पैटर्न ऑफ रिवर इज नोन एज मेंडरिंग रिवर। तो वही मैंने आपको बताया कि जब ज़्यादा नंबर ऑफ कर्व्स रिवर में आ जाएंगे या जिगजैग डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो डेट इज़ नोन एज मेंडरिंग रिवर। फोर्थ टर्म इसमें जाती है हमारे पास मेटलाइजिंग। मेटलाइजिंग मीन्स सरफेस प्रोटेक्शन बाय स्प्रेइंग मॉल्टन मेटल, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम इज नोन एज मेटलाइजिंग। तो मेटलाइजिंग में हम स्पेशली एल्युमिनियम मेटल को मॉल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करके इसकी स्प्रे करते हैं ओवर द मेटल्स। फिफ्थ टर्म इसमें जाती है हमारे पास माइनर ब्रिज, दोज ब्रिजेस विच आर हैविंग लीनियर वाटर वे ऑफ लेस देन 18 मीटर और क्लियर ओपनिंग ऑफ लेस देन 12 मीटर। तो माइनर ब्रिजेस हम किन ब्रिजेस को कहते हैं, जिनकी लीनियर वाटर वे जो होगी लेस देन 18 मीटर होगी, या जिनका क्लियर स्पैन जो होगा वो लेस देन 12 मीटर होगा। सिक्स टर्म इसमें जाती है हमारे पास मूवेबल ब्रिज, ब्रिज विच कैन बी आइदर लिफ्टेड, टर्न्ड और रेज्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ शिप्स इज नोन एज मूवेबल ब्रिज। तो जिन ब्रिजेस को हम लिफ्ट कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं या रेज कर सकते हैं उनकी नॉर्मल पोजीशन से टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ शिप्स इज नोन एज मूवेबल ब्रिज। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि शिप्स जो है जो ब्रिजेस के नीचे से क्रॉस होती है उनकी हाइट अगर कभी ज़्यादा होगी, तो जिन ब्रिजेस को हम उस केस में लिफ्ट कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं या रेज करवा सकते हैं, तो उन ब्रिजेस को हम कहते हैं मूवेबल ब्रिज कहते हैं। सो नेक्स्ट टर्म इसमें जाती है हमारे पास नियोप्रेनी बेरिंग, दिस इज़ द ब्रांड नेम ऑफ इलास्टोमेरिक बेरिंग्स। तो ये पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस की इलास्टोमेरिक बेरिंग क्या होता है। तो नियोप्रेनी बेरिंग जो है एक ब्रांड नेम है इलास्टोमेरिक बेरिंग्स का। टर्म सेकंड इसमें जाती है हमारे पास न्यूमेरिकल रेटिंग ऑफ ब्रिज इंस्पेक्शन, इट इज़ अ यूजुअल इंस्पेक्शन ऑफ ब्रिज व्हेन नंबर सिस्टम इज यूज टू रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ द ब्रिज। तो न्यूमेरिकल रेटिंग सिस्टम ऑफ ब्रिज इंस्पेक्शन मीन्स जब ब्रिज को इंस्पेक्ट किया जाए और उसको रैंक किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, जैसे कंडीशन के हिसाब से जो है उसको नंबरिंग दी जाए। उसकी कंडीशन अच्छी है उसको हम फर्स्ट रैंक कंसिडर करेंगे, अगर उसकी थोड़ी सी बैड है 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। तो जब हम ब्रिज की कंडीशन को न्यूमेरिकल बेसिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज नोन एज न्यूमेरिकल रेटिंग सिस्टम ऑफ ब्रिज इंस्पेक्शन। सो नेक्स्ट टर्म इसमें जाती है हमारे पास ऑयल बाथ बेरिंग, फॉर इंपॉर्टेंट ब्रिजेस रूलर्स एंड रॉकर्स आर प्लेस्ड इन अ बक्स फिल्ड अप विद ऑयल, सच बेरिंग आर नोन एज ऑयल बाथ बेरिंग। इंपॉर्टेंट ब्रिजेस के केस में जो रूलर्स और रॉकर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक बॉक्स में रखते हैं विच आर फिल विद ऑयल, तो सच बेरिंग्स आर नोन एज ऑयल बाथ बेरिंग। सो नेक्स्ट टर्म इसमें जाती है हमारे पास ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग ऑफ बेरिंग, ये तो कॉमन सी टर्म है। सम टाइप्स ऑफ बेरिंग्स आर required to be properly oiled and greased at an interval of 3 years for proper behavior. These are to be done and recorded in bridge register as well as painted on the bridge. Oiling and greasing means जो हम lubrication करते हैं ब्रिज पार्ट्स की उनको एक प्रॉपर कंडीशन में रखने के लिए, तो डेट इज नोन एज ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग का बेरिंग्स। अब ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग जो हम जनरली एट एन इंटरवल ऑफ 3 years के बाद करते हैं फॉर प्रॉपर बिहेवियर के लिए, और जो जब भी हम ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करते हैं तो इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं हम एक ब्रिज बुक में। थर्ड टर्म इसमें जाती है हमारे पास ओपन फाउंडेशन, द फाउंडेशन विच आर प्रोवाइडेड बाय ओपनिंग ऑफ द अर्थ एंड देन आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाउंडेशन, नॉर्मली शैलो फाउंडेशन और ओपन फाउंडेशन। तो शैलो फाउंडेशन जो है मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ओपन फाउंडेशन की। सो नेक्स्ट टर्म इसमें जाती है हमारे पास पैराफिट वॉल, द वॉल विच आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द ब्रिज पैरेलल टू द ट्रैक टू अवॉइड फॉलिंग ऑफ एनीथिंग डाउन बिलो। तो पैराफिट वॉल को हम ब्रिज के एंड्स में प्रोवाइड करते हैं पैरेलल टू द ट्रैक टू अवॉइड फॉलिंग ऑफ एनीथिंग डाउन द बिलो। ये मोस्ट कॉमन टर्म है, रोड के केस में हम पैराफिट वॉल प्रोवाइड करते हैं। उसका फंक्शन ये होता है टू अवॉइड द व्हीकल टू गो आउट ऑफ द ट्रैक इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग। सो नेक्स्ट टर्म इसमें जाती है हमारे पास पासफोर्स ब्रॉन्ज बेरिंग, इट्स अ टाइप ऑफ बेरिंग वेयर बेड प्लेट हैज़ पासफोर्स ब्रॉन्ज सरफेस। ये जिसका जो बेड होता है वो पासफोर्स ब्रॉन्ज सरफेस का बना हुआ होता है। दिस सरफेस हैज़ वेरी लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हैंस रिड्यूस द हॉरिजॉन्टल फोर्स एप्रिशिएबली। इस सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो काफ़ी लो होता है, उसकी वजह से जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स का इफेक्ट जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ग्रीसिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि इसमें ग्रीसिंग की भी जरूरत नहीं होती है। थर्ड टर्म इसमें जाती है हमारे पास पायर, इन मल्टीस्पैन ब्रिजेस एक्सेप्ट द एंड स्पोर्ट्स विच आर कॉल्ड एबटमेंट्स, ऑल अदर स्पोर्ट्स आर नोन एज पायर्स। तो मल्टीस्पैन ब्रिजेस के केस में एंड स्पोर्ट्स के अलावा जो भी हम मिडल स्पोर्ट्स हम प्रोवाइड करते हैं डेट आर नोन एज पायर्स। नेक्स्ट टर्म इसमें जाती है हमारे पास पायल फाउंडेशन,
A type of deep foundation constructed either of timber, steel or concrete. These are slender members and are mostly provided in groups, joined and covered by a pile cap. तो पाइल फाउंडेशन क्या है, डीप फाउंडेशन की टाइप है। ये टिम्बर की भी बनी हो सकती है, स्टील की भी बनी हो सकती है, कंक्रीट की भी बनी हो सकती है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, किस हिसाब से हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हम इनका यूज़ करते हैं। इनको हम ग्रुप्स में भी प्रोवाइड कर सकते हैं या सिंगली भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब भी हम इनको ग्रुप्स में प्रोवाइड करते हैं तो इनको हमें एक कैप प्रोवाइड करनी पड़ती है टॉप पे, जिसको हम पाइल कैप कहते हैं। फिफ्थ टर्म इसमें जाती है हमारे पास पाइप कल्वर्ट। इट इज़ सेम एज द ह्यूम पाइप ब्रिजेस। जो पिछले लेक्चर में हमने टर्म डिस्कस की थी ह्यूम पाइप ब्रिजेस, सेम वैसे ही पाइप कल्वर्ट्स भी होती हैं। सिक्स टर्म इसमें जाती है हमारे पास प्लेट गर्डर। इट इज़ बिल्ट अप गर्डर मेड अप ऑफ प्लेट्स, एंगल्स एंड चैनल्स। तो ये बिल्ट अप गर्डर है जो किस किस का बना हुआ होता है, प्लेट्स का, एंगल्स का और चैनल्स का। RDSO स्टैंडर्ड ड्राइंग ऑफ प्लेट गर्डर्स आर अवेलेबल फॉर रेलवे ब्रिजेस अप टू 100 फीट स्पैन और 30.5 मीटर स्पैन। अब इसकी जो स्टैंडर्ड ड्राइंग्स है वो अवेलेबल है रेलवे ब्रिजेस में। स्पैन अगर हम देखेंगे उनका 100 फीट यानी 30.5 मीटर स्पैन। नेक्स्ट टर्म इसमें जाती है हमारे पास पॉन्टोन ब्रिज। अब ये क्या होता है, इट इज़ अ टेम्परेरी ब्रिज मेड अप ऑफ big sizes of specially designed empty drums. Such bridges are constructed after the monsoon and dismantled before an set of monsoon. ये एक टाइप का टेम्परेरी ब्रिज होता है जो किसका बना हुआ होता है, बिग साइजेस ऑफ स्पेशली डिजाइंड एम्प्टी ड्रम्स। इनको हम जनरली रेनी सीजन्स वगैरह में यूज़ करते हैं क्योंकि एम्प्टी ड्रम जो है वाटर में सिंक नहीं होगा, वो एक स्ट्रीमलाइंड बॉडी की तरह एक्ट करेगा। तो इन ब्रिजेस को हम जनरली मानसून सीजन्स में यूज़ करते हैं इमरजेंसी के केस में। सो एट्थ टर्म इसमें जाती है हमारे पास PSC गर्डर। इट स्टैंड्स फॉर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट गर्डर। नाइन्थ हो गया PTFE बेरिंग। PTFE stands for polytetrafluoroethylene. Coefficient of friction between PTFE and steel is very low. This type of bearing is placed in a suitable box type arrangement. तो हम जब भी यूज़ करते हैं एक स्पेशल बॉक्स टाइप अरेंजमेंट में यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट टर्म इसमें हम डिस्कस करेंगे रीगर्डरिंग। रीगर्डरिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन फाउंडेशन एंड सबस्ट्रक्चर आर स्ट्रॉन्ग बट गर्डर्स बिकम वीक ऑन सर्टेन अकाउंट नीडिंग रिप्लेसमेंट ऑफ द सेम, देन गर्डर रिप्लेसमेंट इज कॉल्ड रीगर्डरिंग। सिंपली हम कह सकते हैं कि गर्डर को रिप्लेस करना, जब वो वीक हो जाएगा किसी अननोन रीजन की वजह से या एक्सेस लोड के इफेक्ट की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, रीगर्डरिंग कहते हैं। फाउंडेशन और सबस्ट्रक्चर हमारा स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन गर्डर वीक हो जाएगा, तो गर्डर को रिप्लेस करना, डेट इज नोन एज रीगर्डरिंग। सेकंड टर्म इसमें जाती है हमारे पास रिहेबिलिटेशन ऑफ ब्रिजेस। रिहेबिलिटेशन मीन्स इट रेफर्स टू द वीकेंड ब्रिज whose strength is restored to normal either by heavy repair or replacement of some of the part or complete rehabilitation of the bridge. तो rehabilitation means जब हम ब्रिज को डिसमेंटल करके नया बनाएंगे या कुछ पार्ट्स को जो वीक हो गए हैं उनको स्ट्रेंथ को रिस्टोर करेंगे, तो डैट इज नोन एज रिहेबिलिटेशन ऑफ ब्रिजेस। थर्ड टर्म इसमें जाती है हमारे पास रिवर ट्रेनिंग। ये टर्म हमने ऑलरेडी उसमें डिस्कस की हुई है इरिगेशन में। तो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स आर दोज वर्क्स विच आर कंस्ट्रक्ट टू गाइड द रिवर फ्लो टू द डिजायर्ड फैशन। तो जिसमें हम क्या करते हैं कि रिवर के फ्लो को एक डिजायर्ड डायरेक्शन प्रोवाइड करके उसको फ्लो करवाते हैं। फोर्थ टर्म इसमें जाता है हमारे पास रोड ओवर ब्रिज। व्हेन रोड इज पासिंग ओवर द रेलवे ट्रैक देन इट इज टर्म्ड एज रोड ओवर ब्रिज। जब रोड जो है ओवर द रेलवे ट्रैक क्रॉस करेगी और जो ब्रिज हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उसको हम कहेंगे रोड ओवर ब्रिज। रोड अंडर ब्रिज, जब रेलवे ऊपर से क्रॉस होगी और रोड नीचे से क्रॉस होगी उसको हम कहेंगे रोड अंडर ब्रिज। सिक्स टर्म इसमें जाती है हमारे पास रॉकर बेरिंग। इट इज़ द पिन जॉइंटेड बेरिंग विच अलाउज रोटेशन बट डोंट परमिट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो रॉकर बेरिंग हम किसको कहते हैं, ये एक टाइप का पिन जॉइंटेड अरेंजमेंट होता है जो रोटेशन तो अलो करता है लेकिन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को परमिट नहीं करता है। सेवन टर्म इसमें जाती है हमारे पास रोलर बेरिंग। फ्री एंड ऑफ द गर्डर विद बेरिंग विच रोज टू एंड फ्रो टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। रोलर बेरिंग जो एक ऐसी टाइप ऑफ बेरिंग होती है जो हम फ्री एंड ऑफ गर्डर पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्या होती है कि टू एंड फ्रो मोमेंट होती है जो एक्सपेंशन और कंट्रक्शन को फैसिलिटेट करता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि एक्सपेंशन और कंट्रक्शन के इफेक्ट को ओवरकम करता है। सो नेक्स्ट टर्म इसमें जाती है हमारे पास स्कोर। इट मीन्स दैट ड्यूरिंग फ्लड पीरियड वाटर इरोड्स द रिवर बेड, सो द बेड इरोजन ड्यू टू वाटर फ्लो इज नोन एज स्कोर। तो फ्लो ऑफ वाटर की वजह से जो भी रिवर बेड्स में इरोजन काज होता है डेट इज नोन एज स्कोर। नेक्स्ट टर्म इसमें जाती है हमारे पास सेमी थ्रो ब्रिज। दोज ब्रिजेज हुज फ्लोर लेवल आर सपोर्टेड एट सम इंटरमीडिएट लेवल ऑफ सुपर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेमी थ्रो ब्रिज। सो सेमी थ्रो ब्रिजेज हम जनरली उन ब्रिजेस को कहते हैं जिनके फ्लोर लेवल को सम इंटरमीडिएट लेवल पे सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, तो उनको हम कहते हैं सेमी थ्रो ब्रिजेस। थर्ड टर्म इसमें जाती है हमारे पास सर्विस स्पैन और गर्डर। इट इज़ द टेम्परेरी गर्डर प्लेस्ड इन द ट्रैक एज अ टेम्परेरी ब्रिज फॉर डूइंग सम वर्क, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ब्रिजेस एटसेट्रा इज नोन एज सर्विस स्पैन। एक टाइप का टेम्परेरी ब्रिज होता है जिसको हम ट्रैक पे रखते हैं, न्यू ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, तो दैट इज नोन एज सर्विस स्पैन और गर्डर। सो नेक्स्ट टर्म इसमें जाती है हमारे पास शैलो फाउंडेशन। ये तो कॉमन सी टर्म है। शैलो फाउंडेशन क्या होता है, जिसकी डेप्थ जो होती है नॉर्मली अप टू 2 मीटर होती है एंड विच कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय ओपनिंग द अर्थ इज नोन एज शैलो फाउंडेशन। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊंगा, शैलो फाउंडेशन मीन्स हुज डेप्थ इज इक्वल आर लेस देन इट्स विड्थ, तो दैट इज नोन एज शैलो फाउंडेशन। फिफ्थ टर्म इसमें जाती है हमारे पास शिफ्ट ऑफ ब्रिज फाउंडेशन। नॉर्मली इन केस ऑफ वेल फाउंडेशन एट द टाइम ऑफ सिंकिंग सम डिसलोकेशन टेक्स प्लेस, इज नोन एज शिफ्ट ऑफ वेल, which should preferably be within 15 cm on either direction, otherwise the design is to be checked.
फिफ्थ ब्रिज फाउंडेशन जनरली जो है वेल फाउंडेशन के केस में होती है। अब वेल फाउंडेशन हम जनरली ब्रिजेस के लिए प्रोवाइड करते हैं। अब जो ये हम लोकेशन चेंज करते हैं विद इन 15 सेंटीमीटर ऑन आइदर डायरेक्शन ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर हम इससे ज़्यादा एक्सीड हो गए तो इससे डिज़ाइन ऑफ ब्रिज पे इफेक्ट पड़ सकता है। सिक्स टर्म इसमें जाती है हमारे पास शॉर्ट क्रेटिंग। इट इज़ एन अनदर टाइप ऑफ गनेटिंग। तो गनेटिंग हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। सिंपली शॉर्ट क्रेटिंग मीन्स जब हम मिक्सचर ऑफ सीमेंट और सैंड को हाई प्रेशर से अप्लाई करते हैं किसी भी सरफेस पे, दैट इज नोन एज शॉर्ट क्रेटिंग। सो टर्म नंबर 7 हमारे पास यहाँ पे आ जाती है साइड स्लीविंग। So this terminology mainly used while girder launching, in which girder is placed by the side of original girder at the same level and then after shifting the original girder placed at proper location by side sleeving. इस टर्म को हम जनरली कब यूज़ करते हैं, जब हम गर्डर को लॉन्च करते हैं। इस केस में क्या करते हैं कि जो जिस गर्डर को हम लॉन्च करते हैं उसको हम बाय द साइड ही प्लेस करते हैं, जो ओरिजिनल गर्डर ऑलरेडी प्लेस्ड होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ओरिजिनल गर्डर को शिफ्ट करके जिस गर्डर को हमने लॉन्च कर दिया उसको प्रॉपर लोकेशन पे ले आते हैं। तो डैट इज नोन एज साइड स्लीविंग। सो टर्म 8 इसमें जाती है हमारे पास सिल्टिंग। सिल्टिंग मीन्स सिल्ट का डिपॉजिट होना इन द रिवर बेड, डैट इज नोन एज सिल्टिंग। सो 9th टर्म इसमें जाती है हमारे पास स्क्यू ब्रिज। व्हेन द अलाइनमेंट ऑफ द ब्रिज इज नॉट एट राइट एंगल टू द ट्रैक इट इज सेड टू बी स्क्यू ब्रिज। स्क्यू ब्रिज एंगल शुड प्रेफरेबली बी रिस्ट्रिक्टेड टू 30 डिग्रीज। तो जब ब्रिज की अलाइनमेंट जो है ट्रैक के साथ 90 डिग्री नहीं होगी तब हम उसको क्या कहेंगे, स्क्यू ब्रिज कहेंगे। इसकी अलाइनमेंट जो होनी चाहिए वो 30 डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 30 हो सकती है, 30 से नीचे जो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। सो टर्म नंबर 10 हमारे पास यहाँ पे आ जाती है स्लैब ब्रिज। इट इज़ दैट टाइप ऑफ ब्रिज हु सुपर स्ट्रक्चर इज आइदर आरसीसी और पीएससी। स्लैब इज नोन एज स्लैब ब्रिज। तो जिस ब्रिज का सुपर स्ट्रक्चर या तो आरसीसी का बना होगा या फिर प्रीस्टेस्ट सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, स्लैब ब्रिज कहेंगे। 11th टर्म इसमें जाती है हमारे पास स्लीपर क्रिब। It is the temporary support made up of released wooden sleepers normally for placement of service span is known as slipper crib। तो एक टाइप की टेम्परेरी सपोर्ट होती है जिसको हम रिलीज्ड वुडन स्लीपर से बनाते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, नॉर्मली फॉर द प्लेसमेंट ऑफ सर्विस स्पैन। सर्विस स्पैन की प्लेसमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। 12th टर्म इसमें जाती है हमारे पास सॉन्डिंग। सॉन्डिंग मीन्स मेजरिंग डेप्थ ऑफ रिवर बेड पार्टिकुलरली ड्यूरिंग फ्लड इज नोन एज सॉन्डिंग ऑफ रिवर। तो डेप्थ ऑफ रिवर मेजर करना ड्यूरिंग फ्लड उसको हम सॉन्डिंग कहते हैं। सो इट इज़ डन टू नो द स्कोर डेप्थ टू सर्टेन सेफ्टी ऑफ फाउंडेशन। तो स्कोर डेप्थ को फाइंड आउट करने के लिए हम सॉन्डिंग करते हैं। सो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाती है स्पैन। तो स्पैन तो आपको पता ही है, क्लियर स्पैन क्या होता है, इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, ओवरऑल स्पैन क्या होता है, टोटल स्पैन क्या होता है। ये बेसिक टर्म्स है, नो नीड टू एक्सप्लेन दिस टर्म हियर। 14th टर्म इसमें जाती है हमारे पास सपर। इट इज़ एन अनदर नेम फॉर ग्रोन्स। सपर जो है ग्रोन्स को ही हम कहते हैं। जो भी हम रिवर ट्रेनिंग वर्क्स वाटर को डाइवर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं डेट आर नोन एज ग्रोन्स। वी हैड डिस्कस दिस टर्म्स इन डिटेल इन इरिगेशन इंजीनियरिंग। 15th टर्म हमारे पास यहाँ पे आ जाती है स्टील ब्रिज। स्टील ब्रिज इज दैट टाइप ऑफ ब्रिज हुज सुपर स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ स्टील इज नोन एज स्टील ब्रिज। तो जिसका सुपर स्ट्रक्चर स्टील का बना होगा उसको हम स्टील ब्रिज कहेंगे। टर्म 16th इसमें जाती है हमारे पास सब माउंटेन रीच ऑफ द रिवर। इट इज़ द सेकंड रीच ऑफ द रिवर इन बिटवीन द हिली एंड प्लान रीच। सो जो रीच ऑफ रिवर हिली रीच और प्लान रीच के बीच में आती है डेट रीच इज नोन एज सब माउंटेन रीच ऑफ द रिवर। इन दिस रीच रिवर इज स्टिल इन टर्बुलेंट फ्लो स्टेज। सब माउंटेन रीच के केस में रिवर जो है टर्बुलेंट स्टेज में ही फ्लो करता है। मैनली दिस रीच इज एट द फुट हिल्स। जो सब माउंटेन रीच होती है वो जनरली हिल्स के फुट में लाई करती है। वी कैन से डैट कि जब रिवर जो है हिल्स के फुट से फ्लो करता है तो उस केस में जो रिवर में रीच आती है डैट इज नोन एज सब माउंटेन रीच ऑफ द रिवर। सो टर्म नंबर 17 हमारे पास आ जाती है सब स्ट्रक्चर। सो द पार्ट ऑफ ब्रिज बिलो बेरिंग इज नोन एज सब स्ट्रक्चर एंड द पार्ट ऑफ ब्रिज अबव बेरिंग इज नोन एज सुपर स्ट्रक्चर। 19th टर्म इसमें जाती है हमारे पास साइफन ब्रिज। इट इज दैट टाइप ऑफ ब्रिज इन विच वाटर पासिस थ्रू सिम्फोनिक एक्शन आर नोन एज साइफन ब्रिज। मोस्टली दीज आर कैनाल ब्रिजेस। तो जिन ब्रिजेस में वाटर जो है अंडर सिम्फोनिक एक्शन पास होता है उनको हम कहते हैं साइफन ब्रिज। ये जनरली कैनाल ब्रिजेस होते हैं। सो नेक्स्ट टर्म हमारे पास जाती है टेल टेल्स। टू स्टडी द क्रैक पैटर्न वेदर द सेम आर इंक्रीजिंग आर नॉट डेटेड मार्क्स पुट ऑन प्लास्टर कास्ट एंड द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ द रॉक इज नोन एज टेल टेल्स। क्रैक पैटर्न को स्टडी करना, चाहे सेम क्रैक जो है इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सो प्लास्टर पे डेटेड मार्क्स पुट करना, डेट इज नोन एज टेल टेल्स। सेकेंड टर्म इसमें जाती है हमारे पास थ्रो ब्रिज। इन सच ब्रिज फ्लोर सिस्टम टू ले द ट्रैक इज सपोर्टेड एट द बॉटम ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। तो इस केस में जो फ्लोर सिस्टम होता है ट्रैक को ले करने के लिए उसको सपोर्ट की जाती है एट द बॉटम ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। एट द टॉप स्वे एंड लेटरल ब्रेसिंग आर देयर। तो टॉप पे स्वे और लेटरल ब्रेसिंग वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। मोमेंट ऑफ व्हीकल इज देयर इन द ओपनिंग क्रिएटेड बाय बॉटम साइड्स एंड टॉप ऑफ द ब्रिजेस स्ट्रक्चर्स एंड हेंस सच ब्रिजेस इज नोन एज थ्रो ब्रिज। इन शॉर्ट अगर आपको मैं बताऊंगा थ्रो ब्रिजेस मीन्स जिनको टॉप से भी स्पोर्ट्स प्रोवाइड होंगी, बॉटम से भी स्पोर्ट्स प्रोवाइड होंगी, जिस केस में चारों तरफ से स्पोर्ट जो है आपस में इंटरलिंक्ड होंगी, तो उन ब्रिजेस को हम कहते हैं थ्रो ब्रिजेस। थर्ड टर्म इसमें जाती है हमारे पास टाइडल रीच ऑफ द रिवर। इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द रिवर बिफोर मीटिंग द सी। जो लास्ट स्टेज आती है रिवर की बिफोर मीटिंग द सी डेट इज नोन एज टाइडल रीच ऑफ द रिवर। रिवर इज मोस्टली डिवाइडेड इंटू मैनी चैनल्स फॉर्मिंग डेल्टाज। रिवर को जो है नंबर ऑफ चैनल्स में डिवाइड किया जाता है विच फॉर्म्स डेल्टा।
नेक्स्ट टर्म इसमें जाती है हमारे पास टिल्ट। एट द टाइम ऑफ वेल सिंकिंग सम टाइम इट टिल्ट्स विच इज़ नोन एज टिल्ट ऑफ द वेल। जब भी वेल फाउंडेशन में सिंकिंग अगर होती है तो उसमें जो टिल्टिंग अगर होती है डेट इज नोन एज टिल्ट्स। इट शुड नॉट बी मोर देन 1 in 100। सो नेक्स्ट टर्म इसमें जाती है हमारे पास अपर रीचेज ऑफ द रिवर। मोस्टली हिली एंड सब माउंटेन रीच ऑफ द रिवर कंबाइंड इज नोन एज अपर रीचेज ऑफ द रिवर। तो हिली और सब माउंटेन रीचेज को कंबाइन करके जो रीच आती है रिवर की डेट इज नोन एज अपर रीचेज ऑफ द रिवर। नेक्स्ट टर्म इसमें जाती है हमारे पास वाटर वे। इट डिनोट्स द विड्थ ऑफ द वाटर बॉडी डेट इज रिवर नाला एटसेट्रा। वाटर वे सिंपली मीन्स विड्थ ऑफ द वाटर बॉडी, इट मे बी रिवर नाला एटसेट्रा। सेकंड टर्म इसमें जाती है मेरे पास वेल्डेड गर्डर। तो वेल्डेड गर्डर मीन्स दो स्टील गर्डर्स वेरियस मेंबर्स ऑफ विच आर हैविंग वेल्डेड कनेक्शंस आर नोन एज वेल्डेड गर्डर्स। तो जिन भी गर्डर्स में हम वेल्डेड कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं उनको हम वेल्डेड गर्डर्स कहते हैं। वेल फाउंडेशन क्या है? ये भी एक टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन है, शेप्ड एंड संक लाइक अ वेल, मोस्टली प्रोवाइडेड इन रिवर ब्रिजेस। तो इसको हम जनरली रिवर ब्रिजेस में प्रोवाइड करते हैं। वेल स्टाइनिंग, थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ द वेल इन वेल फाउंडेशन इज नोन एज वेल स्टाइनिंग। तो वेल फाउंडेशन के केस में जो वॉल थिकनेस होगी उस वॉल थिकनेस को हम कहते हैं वेल स्टाइनिंग। विंड लोड, लोड एक्सर्टेड बाय विंड इज नोन एज विंड लोड। विंग वॉल, तो विंग वॉल हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं? ये जनरली हम जो ब्रिज अबटमेंट्स होते हैं उसके साथ में हम इस वॉल को प्रोवाइड करते हैं और प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए। इट इज़ द सप्लाइड वॉल एट बोथ द एंड्स ऑफ द ब्रिज विच गाइड्स द फ्लो एज वेल एज रिटेन द बैकफिल ऑफ द अर्थ इज नोन एज विंग वॉल। एक तो मैंने आपको यहाँ पे फंक्शन बता दिया कि विंग वॉल जो है अर्थ प्रेशर को रेजिस्ट करती है, लेकिन दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये फ्लो को गाइड करती है। सो दिस वॉज द लास्ट टर्म इन ब्रिज टर्मिनोलॉजी। आई होप कि आपको मैंने यहाँ तक सारी टर्म्स क्लियर करवा दी होंगी। अगर आपको फिर भी किसी भी टर्म में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।